सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ यू। फटाफट नींद से जग जाइए। 8:30 बजे की सेशंस को लेके अजीत मेहता सर आपके पास आ चुके हैं। डियर, आपको पता होगा कि यह जो सेशंस है काफ़ी डायनामिक सेशंस होती है हमारी, जिसमें आप करंट अफेयर्स के सेशनों को देखोगे। वैसे करंट अफेयर जिनका पूरा का पूरा एसोसिएशन होता है, ये आपके एग्जामिनेशन में श्योर एंड शॉर्ट ये पेपर्स आने वाले हैं, ये क्वेश्चंस आने वाले हैं या इनका एनालिसिस आने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के ग्राफ काफ़ी तेज़ी से घट रहे हैं। ऐसे मोमेंटों में ऐसा प्रतीत होता है कि काफ़ी जल्द ही विभिन्न एग्जामिनेशनों से आपके पाला पड़ने वाले हैं, तो आप पूरी तरह से तैयार हो जाएँ। एक बात मैं आपको बता दूँ कि कल की जो सेशंस होगी, कल की सेशन में मैं जनवरी से लेकर जून तक, 1 जून तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डालूंगा कि अगर आने वाली किसी एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चंस आती है करंट अफेयर्स की, तो वो जनवरी से जरूर पिकअप्स करेगा। तो इस बात को याद रखना। तो करंट अफेयर्स के कुछ एनालिसिस होंगे और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनवरी टू जून के क्वेश्चंस भी होंगे। इनको ज़रूर से ज़रूर आप देखिएगा। सेशन को मिस ना करें डियर। सो सब्सक्राइब कर सकते हो आप यूट्यूब चैनल को एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, ताकि आपका एक भी लेसन मिस ना हो। आप फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। यू कैन फॉलो मी एट द रेट ऑफ इंस्टाग्राम एमिनेंट जी। यू कैन सब्सक्राइब यूट्यूब for your coming classes or your coming current affairs or coming न्यूज़ एनालिसिस दैट इज एमिनेंट ट्यूटोरियल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जरूर से सब्सक्राइब कर ले। एंड यू कैन फॉलो मी एट द रेट ऑफ फेसबुक दैट इज एमिनेंट अजीत। ओके, नाउ टेलीग्राम पे आप जा सकते हो। टेलीग्राम पे लिंक को आप रिकॉर्डेड कर सकते हो एमिनेंट ट्यूटोरियल। डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप्स, टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन। आइए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे इज कमेमोरेट्स इन अमेरिका। इस अमेरिका के अंदर जो है विश्व बुजुर्ग व्यवहार दिवस, मतलब या दुर्व्यवहार दिवस। जैसे आपने देखा होगा कि जो एल्डर पर्सन्स होते हैं उनके साथ जिस तरह से मिसबिहेव किए जाते हैं, ऐसा वो लगता है कि इनकी इस दुनिया में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी उनकी जो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और ऐसे में ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये बर्डन से ग्रसित हो रहे हैं और उनके पास जो भी फिनेंस सेविंग होता है उनका एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिल रहा है। तो ऐसी बातों को लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक्नॉलेज किया है दिस डे को। और किस रूप में मनाया है? तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में मनाया है। ओके डियर्स, और वो जो डे है आपका कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे कब मनाया जाता है? तो ये 15 जून को मनाया जाता है। करेक्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। असम ने डिक्लेयर किया है दिहांग पटकई एज द 7th नेशनल पार्क। आपको पता होगा डियर कि असम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए जाना जाता है। ओके, उनके अंदर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसके लिए वो जाना जाता है। सो मेनी मानस नेशनल पार्क है, इसके लिए भी वो जाना जाता है असम। तो असम ने अब दिहिंग पटकाई को अपना 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। मतलब अगर आप देखोगे तो असम के अंदर सेवन्थ सेवन्थ नेशनल पार्क, असम के अंदर 7th नेशनल पार्क को स्टैब्लिश कर दिया गया है। ओके, और वह 7th नेशनल पार्क कौन सा है? तो देहिंग पटकाई वह 7th नेशनल पार्क है। किसका? तो असम का। ओके, द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ असम, ओके, पीरामल सुखल भैया, ये पीरामल सुखल भैया हैं जिन्होंने अनाउंस किया है, जो कि एक मिनिस्टर है, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ असम है। अनाउंस दैट दिहांग पटकाई हैज बीन डिक्लेयर एज द 7th नेशनल पार्क ऑफ असम। ओके, तो 7वें नेशनल पार्क को डिक्लेयर करने वाले इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ असम कौन है? पिरामल सुखला भैया। आप देखोगे कि असम गॉट्स इट्स 7th नेशनल पार्क विद इन 2 वीक्स। इससे जस्ट 2 वीक्स पहले रायमोना नेशनल पार्क है, इसको भी असम ने नेशनल पार्क घोषित किया था। इन द बोडोलैंड टेरेस्ट्रियल एरिया रीजन में इसने डिक्लेयर किया था, जो कि 6th नेशनल पार्क था। और 7th आपको देख रहे हो 5 जून 2002 को डिक्लेयर किया गया है। विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट असम हैज नाउ द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क। इसको करने के बाद, इस चीज़ों को करने के बाद मीन्स रायमोना और आप देख रहे हो दिहांग
नेशनल पार्क डिक्लेयर करने के बाद असम जो है भारत के अंदर सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क ऑक्युपाइज करने वाला राज्य बन चुका है, क्योंकि इससे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड मध्य प्रदेश के अंदर 99 नेशनल पार्क थे। ओके, 99 नेशनल पार्क थे। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं और ये आपके सेकंड पोजीशंस पे आते हैं। द न्यूएस्ट नेशनल पार्क जो असम है, जिसे उन्होंने दिहिंग पटकाई रेन फॉरेस्ट एक्चुअली था ये, इनको जो है पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक्चुअली जो नेशनल पार्क है ये पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, जिनके पास जो एरिया था 11.9 स्क्वायर किलोमीटर था। अब इनके एरिया को बढ़ाते हुए 123.07 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया है और इसे नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। इंडिया की जो डिप्लोमेट है नागाराज नायडू को टू बी यूएनजीए यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट्स चीफ डी कैबिनेट ऑफ फर्स्ट टाइम इसे डिक्लेयर किया गया। मतलब भारतीय राजनीतिक जो है नागराज नायडू पहली बार यूएनजीए अध्यक्ष के सेफ डी कैबिनेट होंगे। यह उसके क्या होंगे, सेफ डी कैबिनेट होंगे। बेसिकली ये आप देख सकते हो तो सेक्रेटरी लेवल का पोस्ट होता है। आपको पता होगा कि नागराज नायडू जो इंडिया के डिप्टी एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन भी रह चुके हैं, was also appointed the chief D cabinet of presidents elected the 76th session। तो जो 76वें सेशन के जो प्रेसिडेंट्स इलेक्ट हुए हैं वो कौन हुए हैं, तो मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला सहीद। ये दो बातें याद रखना कि 76वें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट्स हैं हु इज दैट इज अब्दुल्ला शाहिद, और इनके जो पर्सनल सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होंगे, तो सेफ डी कैबिनेट इनका नाम होता है पद का, और होंगे कौन, तो नागाराज नायडू। Indian diplomat has been made the chief D cabinet of UN General Assembly and the post like the chief of staff and principal secretary और एज ए इंडियन पीएम। तो इंडियन पीएम का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है उसी के इक्विवेलेंट ये पद होता है। ओके, और इस पर इंडियन के डिप्लोमेट नागाराज नायडू को सेलेक्ट किया गया है, जो कि यूएन जनरल असेंबली जो मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर थे अब्दुल्ला शाहिद हैं, उनका ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करेंगे। और इन्होंने अपने एम्बेसडर को अपॉइंट किया है थीमेजा हसन एज द स्पेशल एनवॉय टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो कहने का मतलब है कि अब्दुल्ला जी है, अब्दुल्ला के दो लोगों के साथ सपोर्ट मिलेगा, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे, ओके, और दूसरा काम करेंगे एम्बेसडर के रूप में, इसके राजदूत होंगे। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में इंडिया के ही डिप्लोमेट्स हैं, उनका नाम क्या है, नागाराज नायडू, और ये जो है दैट इज थिलमीजा हसन। ओके, तो ये दो तरह के अपॉइंटमेंट ये अपने आप को डिक्लेयर करते ही 76th यूएन जनरल असेंबली के चीफ हैं। नागाराज नायडू जो है 1998 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के ये कैडर के ऑफिसर्स रह चुके हैं ये। नायडू हिज मास्टर डिग्री इन्होंने लॉ पे किया है, डिप्लोमेसी फ्रॉम बैचलर स्कूल ऑफ लॉ से किया है इन्होंने। आइए, ब्रिस्बेन टू बी नेम्ड होस्ट ऑफ 2030 ओलंपिक्स गेम्स। तो 2032 में जो ओलंपिक्स गेम होने वाले हैं, इस ओलंपिक्स गेम्स के लिए ब्रिस्बेन को सेलेक्ट किया गया है। ओके, ब्रिस्बेन को बनाया जाएगा 2032 ओलंपिक खेलों का मेजबान। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आईओसी के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है has declared Brisbane for the hosting of 2030 Olympics. Okay, the executive board decision was based on the following reports. The executive board decision was based report by the future host commissions for the game of Olympiads, which made a detailed analysis of the Brisbane 2030 project in recent month. इतने पहले से डिक्लेयर करने का मतलब है कि पूरी तरह से व्यवस्था कर दिया जाए। ओके, तो आईओसी प्रेसिडेंट आप बात करो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चीफ कौन है, तो थॉमस बाक। याद रखें कि ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। थॉमस बाक ने कहा है, अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि स्पोर्ट्स इज सीन बाय मेनी गवर्नमेंट around the world as essential to the long-term development of their countries and regions. The Brisbane's 2032 Olympic project shows how forward-thinking leaders recognize the power of sports as a way to achieve lasting legacies for their committees. चलिए,
लो कॉस्ट सेंसर डेवलप टू डिटेक्ट द कोविड-19 इन वाटर वेस्ट। जिस तरह से देख रहे हो कि समुद्रों में या बड़े-बड़े रिवर में वाटर, या फिर जो आप देख रहे हो वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट जो प्लांट्स होते हैं जिनपे जो आपके ड्रेनेज के जो वाटर्स होते हैं उनको प्यूरिफाई किया जाता है, उनके अंदर अगर कोविड्स के कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी सस्ते रूप में लो कॉस्ट सेंसर डेवलप किया गया। ये डेवलप किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जिसका नाम है स्ट्रेट्स क्लाइड्स यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड किंगडम, और भारत के आईआईटी मुंबई ने ज्वाइंटली डेवलप किया है लो कॉस्ट सेंसर्स that can detect the fragments of virus responsible for COVID-19 in wastewater treatment plants. Okay, the researchers had tested the sensors on the wastewater collected from a sewage treatment plant in Mumbai, which was spiked with the SARS-CoV-2 RNA. ऐसे सैंपल को कलेक्ट किया गया है जिनमें देखा गया है कि शार्क कोविड 2 के लक्षण देखने को मिले थे। ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के जो नमूनों को लेकर, वेस्ट वाटर को लेकर इस पे ट्रायल किया गया है और ये काफ़ी सक्सेस हुआ है। इस टेक्निक्स हेल्प टू आइडेंटिफाई एरिया वेयर द केसेस आर इंक्रीजिंग एंड अलाउ फॉर टारगेटेड एक्शन। द मेथड इज एप्लीकेबल टू अदर वायरस आउटब्रेक एज वेल। गूगल ने दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल टू कनेक्ट लैटिन अमेरिका एंड द यूएस। तो लैटिन अमेरिका और यूएस को कनेक्ट करने के लिए दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल कनेक्शन को लॉन्च कर दिया है किसने? गूगल ने। अल्फाबेट गूगल अनाउंस 9th January 2021 that it will be building an undersea cable that will connect the United States, Uruguay, Brazil and Argentina। ये यूनाइटेड स्टेट्स को यूरुग्वे, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना, ये लैटिन अमेरिका के पार्ट हैं, to bolster the capacity of internet connection between these regions। as you know very well, the COVID-19 पैंडमिक के दौरान किस तरह से इंटरनेट के यूजर्स बढ़े हैं, इनको देखते ही हुए भी जो लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हैं उनको भी ये फैसिलिटीज मिले, इसके लिए ये व्यवस्थाएं करने जा रहा है कौन? गूगल। और ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडर सी केबल नेटवर्क को स्थापित कर रहा है गूगल। ऑकलैंड adjusted as world most livelihood city in EIUS ग्लोबल लाइवलीहुड इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल लाइवलिबिलिटी इंडेक्स जो रिलीज किया जाता है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये EIU है, मीन्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये डेटा तैयार किया जाता है। इसमें देखा गया है कि न्यूजीलैंड का जो ऑकलैंड शहर है वो दुनिया का सबसे मोस्ट लिवेबल सिटी है, मतलब रहने के लायक बेहतरीन सुविधाएं वर्ल्ड में देखने को मिला है। और ये 140 कंट्रियों 140 सिटीज का जो है सर्वे करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो ऑकलैंड इज फॉलोड बाय, ऑकलैंड के बाद अगर देखा जाए तो ओकासा इन जापान, और एडिलेड इन ऑस्ट्रेलिया, और वेलिंगटन इन न्यूजीलैंड, ये चौथे रैंक पे हैं, एंड टोक्यो इन जापान, ये पांचवें रैंक पे हैं। तो 5 मोस्ट लाइवलेबल सिटी आपको देखने को मिल रहा है। तो पहला नंबर 1 पे आ गया आपका ऑकलैंड न्यूजीलैंड, ओकासा जापान सेकंड नंबर पे, याद रखिएगा फर्स्ट सेकंड। ओके, थर्ड पे आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया का आता है एलिडेड सिटीज, और वेलिंगटन फिर न्यूजीलैंड का है, ये 4th पोजीशन पे आ गए, और फिर 5 पोजीशन पे आपके जापान आ गए। मतलब जापान और न्यूजीलैंड रहने की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस माना जाता है। अगर नीचे से देखोगे तो 140 रैंक पे कौन है? डेमकस इन सीरिया, सीरिया 144वें रैंक पे है। लागोस इन नाइजीरिया 139 रैंक पे है, और पापुआ न्यू गुयाना 138 रैंक पे है, और ढाका इन बांग्लादेश 137 रैंक पे है। अल्जीरिया इन अल्जीरिया 136 रैंक पे है। ये ग्लोबल लाइवलिबिलिटी इंडेक्स 2021 की जो रैंक है, 145 सिटीज ग्लोबली टू मेजर द quality of life of the people based on the challenging presented to an individual's lifestyle in the past year। तो पिछले कुछ दिनों का एक साल में निकाला जाता है। एक साल में उनको क्या क्या अपने लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए चैलेंजेस को फेस करने पड़े थे, उन सबों का डेटा तैयार करके ये तैयार किया गया है, जिसमें न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर जो है नंबर 1 पे है, ओकासा जापान सेकंड पे है। और ईच सिटी इज असाइंड, अगर आप देखोगे कि 5 कैटेगरी में इनको स्कोर किया गया है। वो कैटेगरीज कौन कौन से हैं? तो स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो इन पांचों चीजों पे फोकस करके ही यह एक डेटा तैयार किया गया है। इस डेटा में न्यूजीलैंड या ऑकलैंड शहर नंबर 1 पे। मिनिस्ट्री ऑफ योगा ने लॉन्च किया है नमस्ते योगा ऐप्स। आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योगा ऐप को लॉन्च किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज्ड ए कर्टेन रेजर्स इवेंट्स फॉर द 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है डियर? तो 11 जून को मनाया जाता है। 11 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है। इसी इंटरनेशनल योगा दिवस के ऊपर में आपके जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है नमस्ते योगा एप्स को लॉन्च किया है। ओके, द इवेंट अंडरलाइन द इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल थीम। आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की जो थीम क्या है? बी विथ योगा, बी एट होम। सो बी विथ योगा एंड बी एट होम्स का ये थीम है। एज ए पार्ट ऑफ दिस इवेंट ए मोबाइल एप्लीकेशन डिवोटेड टू योगा नेम एज नमस्ते yoga was also launched. Okay, the Namaste Yoga apps has been designed as an informational platform for the publics with the aim to raise awareness about yoga, make it accessible for the larger community. Okay, European Space Agency to launch EN Vision mission to Venus 2030। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है EN विजन। क्या लॉन्च किया है? तो EN विजन को लॉन्च किया है। ये जो EN विजन मिशंस है इसको लॉन्च किया गया है वीनस टू वीनस इन 2030। तो यूरोपियन यूनियन का जो है या यूरोपियन यूनियन की जो स्पेस एजेंसी है वो 2030 तक वीनस वीनस में जाने के लिए एक मिशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है EN विजन्स। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज नाउ डेवलपिंग इट्स ओन प्रोब टू study Venus for holistic view of planets from its inner core to upper atmosphere. The missions dubbed as EN Visions will probably be launched to the planet in the early 2030. EN Vision probe of ESA will determine how and why Venus and the Earth evolve so differently even while being in the habitable zone to the suns. इंडियन टाई अप विथ रशिया एज द 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर्स। आप देख रहे हो कि इस कोविड-19 के दौरान भी इंडिया ने कई रिकॉर्ड्स को एस्टेब्लिश किया है, खासकर फिनेंस के सेक्टर में। तो वर्ल्ड में आप देखोगे इनका एक पोजीशन रशिया के बराबर आ चुका है, क्योंकि इंडिया के पास आज के डेट में 600 बिलियन का क्या है? फॉरेक्स रिजर्व, मतलब विदेशी मुद्राओं का भंडार है। अगर आप देखोगे रशिया के पास तो ये 605.2 बिलियन डॉलर स्टॉक है, जबकि इनके पास कितना आ गया? US 600 बिलियन स्टॉक्स आ चुका है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा पहली बार देखा गया है कि इंडिया ने इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व को होल्ड किया है। फॉर्मर मंगोलिया PM उकाहाना उकाहाना खुरेलसुख ने 2021 का राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। मीन्स जो फॉर्मर मंगोलियन PM उकोहाना सुरेलखुश विंस 2021 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो मंगोलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एक्चुअली उखाना क्रुसेल्स हैज बीन इलेक्टेड द 6th प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन जून 9, 2020। ये बेसिकली मंगोलिया के PM थे और ये मंगोलिया के PM से मंगोलिया के प्रेसिडेंट्स बन गए हैं। ओके, क्रुसुक ओन द 2021 मंगोलियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन with the landslide victory. He will assume the charge of the office on 10th July 2021. The 52-year-old will replace कैटल मैगिन्स वेटलुका को रिप्लेस करके ये वहाँ के प्रेसिडेंट्स बन चुके हैं। ये 6ठे प्रेसिडेंट्स होंगे मंगोलिया के। इनका नाम होगा उखना सुरेलखुसुक। ओके, चलिए। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को मनाने की बात कहा गया है, बस इसको इतनी जानकारी रखनी है आपको। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जून 13 टू सेलिब्रेट द ह्यूमन राइट्स ऑफ पर्संस विद द एल्बिनिज्म वर्ल्ड वाइड। तो एल्बिनिज्म के जो मानव अधिकार है इसको लेकर इन्होंने ऐसा काम किया। इसकी जो थीम है वो स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। तो हर विपत्ति में भी आपको मजबूत रहना है। द स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। 2021 का जो पुलित्जर प्राइज है इनके विनर की घोषणा हो चुकी है।
The Pulitzer Prizes is the top US journalism award presented annually for excellence newspaper, magazine and online journalism, literary achieve and musical composition. तो इन सबों पे ये मिलता है. मोस्टली जो पुलित्जर प्राइजेस अवार्ड है वो 21 कैटेगरी में दिया जाता है. Each winner receive a certificate of US one certificate और US 15,000 कैश अवार्ड दिया जाता है. ये 20 कैटेगरी में मिलता है, जबकि एक ऐसा कैटेगरी है जिसको कहते हैं पब्लिक सर्विस कैटेगरी. इसमें सिर्फ विनर गेट्स है गोल्ड मेडल्स. एंड ओके, अब मैं अगले क्लासेस में कभी इनके लिस्ट विनर के लिस्ट को मैं बता दूंगा. चलिए, थैंक यू, आपने मेरे क्लासेस को सुना और डेफिनेटली ये आपके किसी न किसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. डियर, पूरे भारत में अगस्त से आपके एग्जामिनेशनों का दौर शुरू हो जाएगा. तो हम अगस्त से पहले आपको जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस होंगे उनको मैं टॉप क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा और ये एक सिलसिला मैं कल से शुरू कर दूंगा. सम क्वेश्चंस का मैं एनालिसिस कर दूंगा जनवरी टू जून, और जो भी हमारे करंट अफेयर्स करंट चल रहे हैं वो करंट भी चलेंगे, ताकि आप करंट में पूरी तरह से मजबूती के साथ आ जाओ. सो आप डेली न्यूज एनालिसिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे आ सकते हो, ताकि आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाए. आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, ताकि आपको एक भी लेक्चर ना मिले. बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और फिर फेसबुक में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो. सो थैंक यू for watch me, subscribe at the rate of YouTube eminent tutorial so that you don't miss any coming analysis. याद रखिएगा डियर, कल के क्लासेस में मीन्स 18th के क्लासेस से हमने एक नई चेंज करी है. वह चेंज क्या है कि करंट अफेयर्स जो आपको अभी मिल रहे हैं वो मिलेंगे, और साथ ही जनवरी से लेकर जून तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज भी आपको मिलेगा. तो थोड़ी सी हमारी क्लासेस की लेंथ बढ़ेगी, लेकिन ये ज़रूरी है डियर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. तो थैंक यू, ए लॉट ऑफ थैंक्स टू यू. ओके, वी विल मीट टुमारो.